जय हिंद दोस्तों। 23 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर में हम पिछले 2 दिनों 21 और 22 नवंबर के करंट अफेयर को भी कवर कर लेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला टॉपिक G20 की लीडर्स समिट से रिलेटेड है। G20 की 15वीं लीडर समिट का आयोजन सऊदी अरब में 21 और 22 नवंबर को हुआ। इस बार की जो G20 की लीडर समिट हुई, उसका जो थीम था, उसकी जो विषय वस्तु रही, वो ये थी कि 21वीं सदी के अवसरों को सबके लिए साकार करना है। इस लीडर समिट में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। G20 समूह की बात करें तो G20 समूह विश्व का सबसे मजबूत आर्थिक संगठन है। इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में भी जाना जा सकता है। इस G20 जो समूह है, G20 ग्रुप है, इसकी स्थापना सितंबर 1999 में G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ साथ ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा दे सकें। सरल भाषा में अगर इसे समझा जाए तो ये केवल इसलिए स्थापित किया गया था ताकि ब्रेटन वुड्स जो समझौता हुआ था उसे बरकरार रखा जा सके। ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में किया गया एक ऐसा समझौता था जिसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जाए। अब ये जो G20 समूह बनाया गया है, ये G7 देशों के द्वारा, वित्त मंत्रियों के द्वारा बनाया गया था। इस G7 सबसे पहले G6 था। इस G6 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका से बना था। ये 1975 में बन गया था। इसके बाद 1976 में इस समूह में कनाडा शामिल हो गया, तो ये G7 बन गया। ये G7 विश्व के सबसे ज़्यादा विकसित देशों का समूह है और आर्थिक विकास, वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा एवं आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर आपस में आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए सालाना बैठक का आयोजन करता है। और ये जो G7 समूह है, इसके सदस्य देशों को अगर मिला लिया जाए तो वैश्विक जो निर्यात है, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है, उसमें 49% की हिस्सेदारी है। जो वर्ल्ड की GDP है उसका 46% है टोटल इन 7 देशों के पास। और दुनिया के कुल धन का 58% इन्हीं 7 देशों में ही 58% धन है पूरी दुनिया का। और औद्योगिक आउटपुट यानी इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात की जाए तो उसमें 51% और IMF में इनकी हिस्सेदारी 49% की है। और इन्हीं G7 के ही प्रमुख लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए G20 संगठन बनाया। और इस संगठन में ऐसे ऐसे देशों को लेकर के आए जो या तो मजबूत हैं या फिर निकट भविष्य में उनके बहुत ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है। और ये जो G20 समूह है, ये अपने सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग और कुछ अन्य मुद्दों पर भी निर्णय करने के लिए एक प्रमुख मंच के तौर पर है। और इसे G20 जो संस्था है, इसे संगठन का नाम न दे करके एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित किया गया है। इस कारण इसका अभी तक कोई मुख्यालय नहीं है। G20 जो मंच है, इसके नेता वर्ष में एक बार बैठक करते हैं। इसके अलावा वर्ष के दौरान तमाम बैठकें होती हैं, जैसे सभी देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बैठक करते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार लाने के लिए बैठक कर लिया, या फिर वित्तीय नियमन में सुधार लाने के लिए प्रत्येक सदस्य देश में जरूरी प्रमुख आर्थिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर लिया। इवन इसके अतिरिक्त भी कुछ बैठकें चलती हैं जो वरिष्ठ अधिकारियों और विशेष मुद्दों पर नीतिगत समन्वय पर काम करने वाले कार्य समूहों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए की जाती हैं। यानी कि G20 मंच की एक प्रमुख बैठक होती है और इसके अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी बैठकें होती रहती हैं जिसमें देश के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और अन्य सुधारों के लिए भी छोटे छोटे विभागों के प्रमुख बैठक करते हैं। अब ये जो G20 मंच है, वैश्विक आर्थिक मंच, इसमें 19 देश और एक देशों का समूह यानी यूरोपीय संघ, कुल मिलाकर के 20 देश शामिल हैं। 19 देश और एक तमाम देशों का संघ, यूरोपीय संघ, कुल मिलाकर के 20 देश शामिल हैं। जिसमें तो G7 के ही 7 देश हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस,
सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय संघ, कुल मिलाकर के 20 देश शामिल हैं G20 वैश्विक आर्थिक मंच में। अब यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, लेकिन उन सभी देशों को एक ही मान लिया गया है। अब इस संगठन को आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। अभी एक सामान्य जानकारी थी जिसे आप लगातार जानते रहिए, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे संगठनों से। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड है। अभी हाल ही में बांग्लादेश को ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $256 मिलियन दिया है। और किस लिए दिया है? जाहिर सी बात है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है तो पर्यावरण के सुधार के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए ही दिया होगा। ये देखिए, पेरिस समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा $256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निधि को मंजूरी दी गई है। और ये जो निधि दी गई है, ये बांग्लादेश के कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स, इन क्षेत्रों जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये दोनों क्षेत्र, ये जो बांग्लादेश का कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स है, क्योंकि ये प्रमुख उद्योग हैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश में चूँकि जूट का उत्पादन बहुत होता है तो कपड़ा और रेडीमेड निश्चित तौर पर बनेगा ज़्यादा। कपास का भी बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, जिस कारण से कपड़ा और रेडीमेड, ये दोनों रेडीमेड गारमेंट्स, इन दोनों क्षेत्रों से लगभग जितना भी बांग्लादेश कार्बन उत्सर्जन करता है उसका 27% औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके अतिरिक्त ये जो फंड दिया जाएगा बांग्लादेश को, उसको कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्षमता निर्माण विकसित करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे पर्यावरण के प्रति, और नीतियों के विकास में, जो पर्यावरण संबंधित नीतियाँ उनके विकास में मदद मिलेगी। अब ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो करंट अफेयर तो एक लाइन का होता है। जब तक उसके पीछे की पूरी बात नहीं जानेंगे तब तक करंट अफेयर आपके जानने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और प्रश्न भी आप सीधे करंट अफेयर, छोटे एग्जाम्स की बात छोड़ दीजिए, यूपी पीसीएस और यूपीएससी की बात करें तो करंट अफेयर आपके लिए तभी वन लाइनर हेल्पफुल हो पाएगा जब आप उसके पीछे की सारी बात जानते रहेंगे। तो इस टॉपिक ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड से बांग्लादेश को $256 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिला है, ये तो करंट अफेयर हो गया, लेकिन इसके पीछे जो है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड ये क्या है, ये फंड देता क्यों है, इसको जानते हैं। देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड एक UNFCCC एक संस्था है पर्यावरण संरक्षण के लिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है ग्रीन क्लाइमेट फंड। याद रखिएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड किसके अंतर्गत? एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि पर्यावरण के सुधार के लिए, संरक्षण के लिए और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करने के लिए फंड देता है। और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 2009 में कोपेनहेगन में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रस्ताव के साथ स्थापित की गई थी। और 2011 में डरबन में एक सम्मेलन हुआ, उसमें ये जो प्रस्ताव आया ग्रीन क्लाइमेट फंड से पैसे देने का, उसे स्वीकार कर लिया गया। और 2012 से कार्बन उत्सर्जन में नियंत्रण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड पैसा देने लगा। और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड, जैसे चर्चा मैं कर चुका था, कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराता है। और यह फंड विकासशील देशों में उत्सर्जन को कम करने के लिए, जलवायु प्रतिरोधक क्षमता विकास के लिए 16 परियोजनाएं चलाता है और उनको वित्तीय सहायता देता है। और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये 2020 तक लोक व निजी वित्त के रूप में हरित जलवायु कोष के अंतर्गत $100 बिलियन उपलब्ध कराएगा। उसी के अंतर्गत ही बांग्लादेश को ये $256 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बेंगलुरु टेक समिट से रिलेटेड है, यानी बेंगलुरु तकनीकी सम्मेलन 2020। इसमें 8 समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। और यह ज्ञापन समझौता जो था, ये 8 देश फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका और नीदरलैंड ने कर्नाटक सरकार के साथ किए हैं। जिसमें से फिनलैंड ने कर्नाटक सरकार के साथ कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य आदि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए समझौता किया है। स्वीडन ने कर्नाटक सरकार के साथ स्मार्ट शहर, स्वास्थ्य, विनिर्माण, इन क्षेत्रों में इनोवेशन के विकास के लिए समझौता किया हुआ है।
यूएस ने कर्नाटक के साथ स्टार्टअप के इंक्यूबेशन के लिए और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने के लिए समझौता किया है। कर्नाटक और यूनाइटेड किंगडम ने विभिन्न क्षेत्रों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और नीदरलैंड ने भारत के पहले सेक्टर अज्ञेय अंतर्राष्ट्रीय बाजार और साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। तो बेंगलुरु टेक समिट में 5 देशों के साथ कर्नाटक सरकार ने समझौता किया है। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका और नीदरलैंड। जहाँ कर्नाटक और फिनलैंड मिल करके कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो वहीं स्वीडन से कर्नाटक को स्वास्थ्य, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में और स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में सहायता मिलेगी। अमेरिका कर्नाटक में स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, यानी स्टार्टअप जो भी शुरू होंगे कर्नाटक में उनके लिए फंडिंग वगैरह की व्यवस्था कराएगा और इस क्षेत्र के लिए सहयोग देगा यूएस। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन करने के लिए और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न कराने के लिए अमेरिका कर्नाटक को सहयोग देगा। ब्रिटेन कर्नाटक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ होंगी उसके समाधान के लिए एक ढांचा बना कर देगा। कर्नाटक और नीदरलैंड साइबर स्पेस के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, यानी कर्नाटक सरकार को नीदरलैंड से साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहायता मिलेगी। बेंगलुरु टेक समिट जो 2020 हो रही है 19 से 21 नवंबर तक हो चुकी है। और इस बार की जो थीम थी वो नेक्स्ट इज नाउ, याद रखिएगा। थीम जो बेंगलुरु टेक समिट 2020 की थी ये नेक्स्ट इज नाउ थी। और इस सम्मेलन में जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो जैव प्रौद्योगिकी, 3 प्रौद्योगिकियाँ जो हैं, सूचना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायो टेक्नोलॉजी में जितने भी नए इनोवेशन हैं, जो भी प्रमुख नवाचार हैं, उनके प्रौद्योगिकी और उनके प्रभावों पर विचार विमर्श करने के लिए समिट का आयोजन किया गया था। अगला टॉपिक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स से संबंधित है। भारत में 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए, यानी कि CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए ऊर्जा कंपनियों के साथ समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और ये 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए हुए हैं ये समझौते। और ये समझौते BM ग्रुप, अदानी गैस, टोरेंट गैस, पेट्रोनेट LNG कंपनियों के साथ हुए हैं, जो कि भारत में 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएंगी। और इन कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए जो तकनीकी देगी वो तकनीकी इंडियन ऑयल, प्राज इंडस्ट्री, CEID और भारत बायोगैस एनर्जी, ये लोग मिलकर तकनीकी देंगे। और BM ग्रुप, अदानी गैस, टोरेंट गैस, पेट्रोनेट LNG ये भारत में 900 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अभी लगाएंगी, क्योंकि इन्हीं के लिए 900 CBG प्लांट के लिए समझौता हुआ है। और आगे चल करके भारत में 5000 CBG प्लांट्स लगेंगे और उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये जो प्लांट्स लग रहे हैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, CBG प्लांट्स, ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यानी सतत पहल के अंतर्गत लग रहे हैं। ये सतत पहल क्या है? ये सतत पहल 2018 में लॉन्च की गई थी, जिसे भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि एक वैकल्पिक हरित परिवहन ईंधन के रूप में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। और इस पहल के अंतर्गत 15 मिलियन मीट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य रखा गया 2023-24 तक। और उस उत्पादन को 5000 CBG प्लांट्स लगा करके प्राप्त किया जाएगा। अभी देखिए ये आवश्यक इसलिए भी इसके बारे में जानना, क्योंकि जो सतत विकास लक्ष्य के 17 मुख्य लक्ष्य हैं उनमें से एक क्लीन एनर्जी का भी लक्ष्य है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 7वें स्थान पर है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो उसके लिए क्लीन एनर्जी को पाने के लिए ही सारे देश प्रयास कर रहे हैं कि सभी को स्वच्छ ऊर्जा और सतत ऊर्जा प्राप्त हो। ये जो सतत पहल है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल नंबर 7 को अचीव करने में भी हेल्पफुल है, इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बुकर अवार्ड से रिलेटेड है, बुकर पुरस्कार से संबंधित है। 2020 का जो बुकर पुरस्कार है उसे डगलस स्टुअर्ट ने जीता है और ये उनके पहले उपन्यास शुगी बैन के लिए दिया गया है। शुगी बैन उनका उपन्यास है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में
2021 का जब तक बुकर पुरस्कार नहीं आ जाएगा तब तक ये पूछ सकता है कि 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता और किस पुस्तक के लिए जीता, या फिर सुगी बैन पुस्तक किसने लिखी है, उपन्यास किसने लिखा है। तो डगलस स्टुअर्ट को 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है और सुगी बैन उपन्यास के लिए, और ये उपन्यास उन्होंने एक लड़के के ऊपर लिखी है। और ये जो पृष्ठभूमि है 1980 की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ग्लासगो में एक लड़के की कहानी बताई है जो अपनी माँ के साथ गरीबी में रह रहा है और किशोर है और बड़ा हो रहा है और नशे का आदी हो चुका है। 2020 से पहले 2019 का जो बुकर पुरस्कार था उसे द टेस्टामेंट्स एक पुस्तक है उसके लिए दिया गया था, और उसके लिए एडवर्ड को द टेस्टामेंट्स के लिए एटवुड को दिया गया था, और गर्ल वुमेन अदर के लिए एवरिस्टो को दिया गया था। यानी दो लोगों को एक साथ दिया गया था, एवरिस्टो को दिया गया था और एटवुड को दिया गया था। एटवुड को द टेस्टामेंट्स के लिए दिया गया था और एवरिस्टो को गर्ल वुमेन अदर के लिए एक साथ दिया गया था, दोनों लोगों को। बुकर पुरस्कार के बारे में संक्षेप में जान लीजिए। बुकर पुरस्कार 1969 में लॉन्च किया गया था, और ये पुरस्कार जो अंग्रेजी में लिखा जाता है उपन्यास और वो यूके या फिर यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हो, उसे हर साल दिया जाता है ये बुकर पुरस्कार। यानी कि ये पुरस्कार उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका उपन्यास अंग्रेजी में लिखा हो और यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होने के लिए गया हो। विजेता को 50,000 पाउंड मिलते हैं, और जितने भी शॉर्ट लिस्टेड लेखक किए गए होते हैं उनको 2,500 पाउंड मिलते हैं। पहला बुकर पुरस्कार बर्निस रूबेंस पहली महिला थी जिन्हें 1970 में द इलेक्टेड मेंबर के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखिए, भारत और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है, और वो समझौता ऋण समझौता है, और ये ऋण समझौता भारत में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विकास के लिए किया गया है। और इस समझौते के अंतर्गत भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS इस परियोजना को विकसित करने के लिए ये ऋण मंजूर किया गया है। और इस ऋण को चूँकि न्यू डेवलपमेंट बैंक दे रहा है तो ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, इन लोगों को, इन मंत्रालयों को और विभागों को न्यू डेवलपमेंट बैंक एक समझौते के तहत 500 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। इस पैसे से यानी कि जो ऋण लिया गया है 500 मिलियन डॉलर, इससे NCR क्षेत्र में एक कुशल और टिकाऊ क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली विकसित की जाएगी। इस सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से 42 किलोमीटर एक रूट का निर्माण होगा जिसमें दिल्ली और मेरठ के बीच आने जाने का समय कम लगेगा और प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में भी रखा जाएगा। और इस फंड का जो समझौता हुआ है उसके अंतर्गत इस फंड का उपयोग सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन आदि की खरीद के लिए किया जाएगा। ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। इसमें ये चूँकि एक शहरी क्षेत्र है और ये नई दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ ज़िले शामिल हैं। और जो प्रमुख शहर हैं इनमें गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, अलवर, भिवाड़ी, ये दुनिया के सबसे बड़े शहरी समूहों का एक समूह है और भारत का एक प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो 2014 में इसे ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो भी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ हैं उनमें और जो भी अन्य विकासशील देश हैं उनमें बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के रूप में कार्य करती है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक का मुख्यालय संघाई में है और वर्तमान अध्यक्ष इसके मार्कोस प्राडो ट्रायजो। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक विश्व टेलीविज़न दिवस के बारे में। 21 नवंबर को था विश्व टेलीविज़न दिवस। इसे 1996 से लगातार मनाया जा रहा है और ये वैश्विक करोड़ों संचार के लिए टेलीविज़न के मूल्य को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि जो भी जागरूकता फैली विश्व में, जो भी संचार का माध्यम रहा, तो संचार के माध्यम के रूप में टेलीविज़न ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो टेलीविज़न के योगदान को याद करने के लिए हर वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है।
पहला जो टेलीविज़न मंच था 1996 में हुआ था, तभी से ये मनाया जा रहा है दिवस। पहला टीवी किसने बनाया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न था वो फिलो टेलर फ्रांसवर्थ ने 1927 में बनाया था, जबकि 1954 में पहला कलर टीवी बाज़ार में आया था। और भारत की बात की जाए तो भारत में पहला टीवी चैनल 1959 में दूरदर्शन के द्वारा शुरू किया गया था। अब अगला जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य दिवस, इंटरनेशनल फिश डे के बारे में 21 नवंबर को भी मनाया गया था। और हर साल 1997 से मछुआरों के संघ के द्वारा, मछुआरों के समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। इस दौरान ये जो मनाया जा रहा है दिवस 21 नवंबर, और ये जब मनाया जाता है तो इस दौरान लोगों के बीच में मछली पकड़ने के बारे में जागरूकता लाने और स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारत में भी ये दिवस मनाया जा रहा है और 2019-2020 के लिए मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कार भी देगी। अब देखिए मत्स्य क्षेत्र में सतत प्रदर्शन कैसे होगा। सतत प्रदर्शन का अर्थ है कि समुद्र में बहुत अधिक प्रदूषण फैलाए बगैर, बहुत अधिक प्रदूषण मचाए बगैर आप मछलियों को पकड़ रहे हैं और दुर्लभ प्रजाति की मछलियों का ज़्यादा शिकार नहीं कर रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए उनका अवैध शिकार नहीं कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं सतत मछली पालन या सतत मछली पकड़ना और उसी के बारे में जागरूकता। और भारत में तो मछलियों के बढ़ोतरी के लिए, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति लाई गई है। और ये दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके गोल नंबर 14 में लिखा हुआ है साफ साफ कि सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण। अब इस संरक्षण में मछलियाँ भी आएंगी चूँकि समुद्री पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो गोल नंबर 14 है उसके संरक्षण के लिए भी इस दिवस का महत्व बढ़ जाता है। भारत में मछली उत्पादों के रूप में भारत चौथे नंबर पर है, जो सबसे ज़्यादा मछलियों का निर्यात करता है। भारत में लगभग 28 मिलियन लोगों को रोज़गार मछली पकड़ने से, मछली पालन और मछली पकड़ने से मिलता है। और उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं, मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, मछली पकड़ने के रोज़गार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सुविधा देने के लिए, सहायता देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च की है। इस योजनाओं में अच्छे से पढ़ लेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है और आज का अंतिम टॉपिक है जो चूँकि भारत ने बहुत अधिक वीरांगनाओं को जन्म दिया है और भारत महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। बीच में कुछ दिक्कतें आई लेकिन अब वर्तमान में स्थितियां सही हो रही हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। तो झलकारी बाई से संबंधित है टॉपिक। 21 नवंबर को झलकारी बाई की जयंती मनाई जाती है। 1857 की क्रांति में झलकारी बाई ने झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था और इन्होंने कई बार हमलों में झांसी की रानी को बचाया था, क्योंकि ये झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई उनकी हमशक्ल थी। इस कारण इन्होंने लक्ष्मीबाई की बहुत ज़्यादा सहायता की युद्ध लड़ने में अंग्रेज़ों के विरुद्ध। भारत सरकार हर साल इनको सम्मानित करने के लिए 22 जुलाई 2001 में डाक टिकट को जारी किया था और प्रत्येक वर्ष झलकारी, इनके जो 21 नवंबर था इसको झलकारी दिवस के रूप में भी, वीरांगना दिवस के रूप में भी, झलकारी बाई जयंती को वीरांगना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनकी एक प्रतिमा अजमेर में बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनकी प्रतिमा आगरा में स्थापित कराई जा रही है और साथ ही साथ लखनऊ में एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी शुरू किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को सरकार को ज़रूर सम्मान देना चाहिए। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर दूसरे अन्य नए टॉपिक्स के साथ। जो भी आप पढ़ें उसे आप नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाने से आपको मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ नोट्स ज़रूर बनाएं। मेंस में आप जो भी ये पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और मेंस मैं खुद ही इतना सहज तरीके से, सहज शब्दों में आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस में आप जितने सहज तरीके से लिखेंगे उतना बेहतर नंबर आपको मिलेगा। पोर्टल हमारा लॉन्च हो गया है। पोर्टल पे जा कर के टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अन्य जो भी जिस कार्यक्रम में आप उत्साहित हों लेने के लिए, जिस कार्यक्रम में इनरोल करने के लिए, तो उस पर भी आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।